मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि वो भर भर के डिटेलिंग यूज़ करते हैं बिना वैल्यूज़ को समझे। तो ड्राइंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना। जिस तरह से ड्राइंग को हम सिंप्लीफिकेशन के थ्रू सीखते हैं कि हमें कैसे उसको सिंपल वे में देखना होता है, सिंपल लाइन फॉर्म में हम देखते हैं किसी भी ड्राइंग को। अगर सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हमें बनाना है तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम उसे ड्रॉ करते हैं। मिनिमम स्ट्रेट लाइन में पहले ड्रॉ करते हैं, बाद में धीरे धीरे उसमें कर्व ऐड करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा है कि किस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन की यूज़ करके ड्राइंग करते हैं। तो जब ड्राइंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है तो उसमें जब शेडिंग की बारी आती है तो हमें वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वैल्यूज़ होते क्या हैं? वैल्यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ की डार्कनेस और लाइटनेस। जब रियल वर्ल्ड में हम अगर चीज़ें देखने जाएं तो सारी चीज़ें कलरफुल होती हैं, लेकिन उसमें जब लाइट पड़ती है तो बहुत सारी ट्रांजिशंस होती हैं कि कहीं डार्क होता है, कहीं लाइट होता है। तो अगर हम नॉर्मल आइज से देखने जाएं तो इतनी सारी ट्रांजिशंस को हम अपने कैनवस पे या अपने पेपर पे हमें उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमें कलर्स को भी और जो सारी ट्रांजिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हें भी मिनिमाइज़ करना होता है, उन्हें भी सिंप्लीफाई करना होता है। अगर हम सिंप्लीफिकेशन सीख जाते हैं वैल्यूज़ की तो हमारे लिए कलरिंग करना बहुत इजी हो जाता है और बहुत कम टाइम में हम बहुत अच्छा पेंटिंग कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वैल्यूज़ के बारे में और कुछ मास्टर आर्टिस्ट के वर्क को एनालाइज भी करेंगे, जिसके थ्रू हम देख पाएंगे कि वो बिना डिटेलिंग ऐड किए भी कितनी सुंदर तरीके से पेंटिंग किया करते थे। बट उससे पहले मैं बताऊंगी एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज इस कॉम्पोजिशन के थ्रू हम वैल्यू को इजीली जज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम वैल्यू को देखेंगे और अपने पेपर पे फिर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं या फिर शेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टॉप लेफ्ट में लाइट सेट की हुई है और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से रखे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें शुरू में टॉप लेफ्ट में क्यों लाइट को सेट करना चाहिए। या तो हम टॉप लेफ्ट में भी कर सकते हैं या फिर राइट में भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में जब लाइट होती है तो सारी चीज़ों में एक तरह की वैल्यू आती है। जैसे ये राइट में जो बॉक्स है वो सिर्फ प्लेन आ रहा है, उसमें वैल्यू दिखाई ही नहीं दे रही है, तो वैल्यू की स्टडी हम इजीली नहीं कर पाते। ऐसे ही हम देखें तो अगर पीछे लेके जाते हैं तो आगे सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, कुछ सही से वैल्यूज समझ में नहीं आते हैं। तो जितने भी आर्ट के कॉलेजेस हैं उनमें भी इसी तरह से स्टडी कराई जाती है ताकि वैल्यू इजीली समझ में आए। अब वैल्यू होती क्या है? तो वैल्यूज़ को जज करने के लिए हमें पहले लाइट एंड शेडो को समझना होगा। तो ये है लाइट की फैमिली, ये शेडो की फैमिली। तो लाइट की फैमिली और शेडो की फैमिली को दोनों को हमें सेपरेट करना ज़रूरी होता है। तो इसमें कोई सी मिड टोन भी होगी और डार्क टोन है। तो सबसे डार्क यहाँ पर क्या है और सबसे लाइट क्या है, इस चीज़ को हमें जज करना आना चाहिए। तो ये जो नीचे का टेबल है वो डार्क है, इसीलिए हमें यहाँ पर शेडो दिखाई नहीं दे रही है। शेडो ऑब्जेक्ट पे बन रही है वो होती है फॉर्म शेडो, और जो ऑब्जेक्ट से बन रही है वो होती है कास्ट शेडो। इस तरह से लाइट हमारा सरफेस होता है तो शेडो अच्छे से विजिबल होती है। ठीक है, तो अब इस कॉम्पोजिशन में हम ये देखेंगे कि सबसे लाइटेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे डार्क वैल्यू कौन सी है। तो ये जो पार्ट आ रहा है जहाँ पर लाइट डायरेक्ट पड़ रही है ये है हाईलाइट पार्ट। लेकिन मोस्टली बिगिनर्स गलती यहाँ पर करते हैं कि वो इसमें जो और भी जो यहाँ पर लाइटिंग आ रही है, यहाँ पर आ रही है, सब चीज़ को बराबर कर देते हैं। तो हाईलाइट वाले पार्ट को हमें सबसे वाइट छोड़ना है और सबसे डार्केस्ट जो पार्ट होता है उसको डार्क करना है। बाकी जो बीच की सारी वैल्यूज़ होती हैं उनको अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इस कॉम्पोजिशन में सबसे वाइट पार्ट है ये कप का, और सबसे डार्केस्ट एरिया जो है वो है ये बॉटल के अंदर है और ये यहाँ पर है। तो
तो अगर हम इस बॉटल को देखें तो इस बॉटल में बहुत सारी रेंज हैं, जहाँ लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है। तो मोस्टली बिगिनर्स गलती ये करते हैं कि वो सारी चीज़ों को लाइट डार्क करते हैं, जिससे फिर वैल्यूज़ ख़राब होती हैं और शेडिंग उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो इसको सही से जज करने का जो बेस्ट तरीका है वो है अपनी आँखों को स्क्विंट करना। अब आँखें हम किस तरह से स्क्विंट करते हैं, अपनी एक आँख को, लेफ़्ट वाली आँख को या राइट वाली, जिसको जो कंफर्टेबल फील हो, उसको हम 80% बंद करते हैं। तो फिर वो हमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है। तो जब वो धुंधला दिखाई देता है तो हमें वैल्यूज़ में जो बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं वो कम हो जाती है हमारे लिए। तो डार्क पार्ट अलग दिखाई देता है और लाइट वाला पार्ट अलग दिखाई देने लगता है। तो इससे हम वैल्यूज़ को सही से जज कर पाते हैं। तो इस तरह से हमें कॉम्पोजिशन को सेट कर के हमें देखना है और वैल्यूज़ को सेपरेट करते रहना है कि कौन सी लाइट की फैमिली है, कौन सी शेडो की फैमिली है, हाईलाइट कौन सा है, मिड टोन कौन सा है, डार्क टोन कौन सा है। सारी चीज़ों को जब हम रिपीटेडली करते रहते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारे अंदर वो सेंस डेवलप हो जाता है और हमें वैल्यू स्केल की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन शुरू में हमें सबसे पहले वैल्यू स्केल की स्टडी करनी ज़रूरी है, ताकि हम शेडिंग और वैल्यूज़ की स्टडी को अच्छे से कर सकें। तो एक वैल्यू स्केल को हमें पहले ड्रॉ करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इस कॉम्पोजिशन के थ्रू हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इस तरह से हम डेली बेसिस पे अलग अलग स्टिल लाइफ को सेट कर सकते हैं, उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारी ड्राइंग उस लेवल की नहीं है कि हम लाइव ड्रॉ करें, तो हम सिर्फ वैल्यू के जजमेंट के लिए भी ये सब कर सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे हम लाइव स्टडी भी सीख सकते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ को इस तरह आँखों को स्क्वेंट करके और फिर देखते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है और कम से कम वैल्यू में हमारी पिक्चर, जो इमेज है, सब्जेक्ट है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारे बहुत सारी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं तो हम उसे इजीली अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाते हैं। तो शुरू में जब हम विदाउट ब्लेंडिंग अपने जो सब्जेक्ट है उस पर हम शेडिंग करते हैं, तो वो विदाउट ब्लेंडिंग करते हैं, जिसे हम क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं। जो कि क्लासिकल रियलिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसे हम डिफरेंट किसी वीडियो में फिर से सीखेंगे, उसके बारे में फिर से जानेंगे। अभी जानते हैं हम वैल्यूज़ के बारे में। तो इस तरह से हम वैल्यू की स्टडी इजीली कर पाते हैं। तो अभी हम आगे और देखेंगे वीडियो में कि हम किस तरह से मास्टर स्टडीज़ होती हैं, मास्टर्स के पोर्ट्रेट होते हैं, उनके वर्क्स होते हैं, उनको हम कैसे स्टडी करेंगे। जैसे अभी हमने इसमें स्टिल लाइफ में किया है कि हमने लाइट की फैमिली को अलग किया, शेडो की फैमिली को अलग किया। हमने सीखा कि कौन सी चीज़ को हम कास्ट शेडो कहते हैं, फॉर्म शेडो कौन सी होती है, मिडिल टोन कहाँ पर है। तो हमें वो सारी चीज़ें हम मास्टर स्टडीज़ में भी देख पाते हैं और कर पाते हैं। तो इस तरह से जब हम वैल्यूज़ की स्टडी अच्छे से करते हैं और सीख जाते हैं, तो फिर हमारे लिए शेडिंग करना, कलरिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर कलर्स कोई मायने नहीं रखते, हम सिंगल एक कलर से भी बहुत अच्छे वर्क बना सकते हैं, जिसे हम मोनोक्रोम स्टडी कहते हैं। मोनोक्रोम पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इस एक वीडियो में सारी चीज़ों को हम अभी नहीं सीख सकते, तो फिर आगे हम मोनोक्रोम स्टडी भी सीखेंगे, क्लासिकल रियलिज्म भी सीखेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू की स्टडी करते हैं। तो ये पिक्चर है जॉन सिंगर सर्जन के द्वारा बनाई हुई, जो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, पोर्ट्रेट के लिए फेमस हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो क्लॉथ इसने पहना हुआ है वो इतना डिटेल्ड नहीं है, जहाँ ब्रश स्ट्रोक क्लियरली विजिबल हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। पास से देखने से सारे टेक्सचर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उतना फिनिशिंग नहीं नज़र आ रही है। बट जब हम पिक्चर को ओवरऑल देखते हैं तो बहुत ऑसम पिक्चर नज़र आती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो यहाँ हमें कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिटेल ऐड नहीं करते तो भी अगर वैल्यूज़ अपनी जगह पे हैं, सही हैं, जहाँ जितना लाइट होना चाहिए उतना लाइट है, जहाँ डार्क होनी चाहिए उतनी डार्क है, तो कम डिटेल में भी पेंटिंग बहुत सुंदर बनाई जा सकती है। तो अगर हम सेम पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं
तो भी पिक्चर पे कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, वैल्यूज़ सारे क्लियरली विजिबल हैं कि लाइटनेस, डार्कनेस। तो ये पेंटिंग है फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा। इस पेंटिंग में उन्होंने बहुत कम से कम वैल्यूज़ में सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अगर हम अपनी आँखों को स्ट्रेन करके देखें तो स्किन का जो टोन है वो सारा एक है, और जितने क्लॉथ वाला और हेयर वाला हिस्सा है ये सारा एक वैल्यू में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके बैकवर्ड वाले पार्ट को अलग से देखें तो वो बहुत लाइट नज़र आता है, बट पीछे के कंपैरिजन में आगे वाला जो हिस्सा है स्किन टोन है वो ज़्यादा लाइट है। अगर हम बहुत सारे लोग अगर इसको अलग अलग देखेंगे तो पीछे वाले पार्ट को भी उतना ही लाइट कर देते हैं जितना कि आगे वाला है। तो उसी चीज़ को हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कलर होने के बावजूद भी हम कैसे वैल्यूज़ को सही सही से पहचान सकें कि कौन सा पार्ट लाइट है और कौन सा पार्ट डार्क है। अगर इसके हैंड में हम देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे टेक्सचर नज़र आ रहे हैं, लेकिन शुरू में हमें इसे दो वैल्यू में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ये स्किन वाला टोन है, उसे हम एक में डिफ़ाइन कर देंगे, और जो कपड़े वाला टेक्सचर है उसे डबल में, और उसके बाद हम इस सारे जो लाइट डार्क है उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेना है, जैसे कि पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, और सारी चीज़ों में हम वैल्यू स्केल के साथ में उसे स्टडी करेंगे कि हम इसे कम से कम कितने मिनिमम वैल्यूज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं तो हम इसे मिनिमम चार वैल्यू में बांट सकते हैं। तो इसी तरह से हम वैल्यूज़ की स्टडी बहुत आसानी से कर पाते हैं। वैल्यू एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसे बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लगती है। हम जितना ऑब्ज़र्व करते जाते हैं, जितना समझते जाते हैं, उतना जल्दी सीखते भी जाते हैं। तो अगर ये वैल्यू से रिलेटेड लेसन आपको हेल्पफुल लगा है तो कमेंट में हेल्पफुल टाइप ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे आने वाले लेसन्स आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप वैल्यूज़ पे प्रैक्टिस करते रहिए। मास्टर के जितने भी मास्टर आर्टिस्ट हैं उनके वर्क्स को एनालाइज करते रहिए।